गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ऐसा उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे। आज हम अध्ययन करेंगे टेक्सटाइल कलरेशन के अंतर्गत डिसाइजिंग प्रोसेस। डिसाइजिंग प्रोसेस, ठीक है। तो सबसे पहले हम प्रिपेटरी प्रोसेस को अध्ययन करेंगे। प्रिपेटरी प्रोसेस क्या है, इसका सबसे पहले हम फ्लो चार्ट समझते हैं। तो सबसे पहले आपका सिंजिंग आता है। सिंजिंग के बाद आपका डिसाइजिंग आता है। डिसाइजिंग के बाद आपका स्कवरिंग आता है। स्कवरिंग के बाद आपका ब्लीचिंग आता है। ब्लीचिंग के बाद आपका मर्सराइजेशन आता है। इसके बाद कपड़ा या तो डाइंग होगी कपड़े की या फिर प्रिंटिंग होगी। तो डाइंग तो आपका टेक्सटाइल कलरेशन के अंतर्गत है, यहीं पे पढ़ेंगे। प्रिंटिंग आपका नेक्स्ट सेमेस्टर में है, कहने का मतलब 4th सेमेस्टर में आपको प्रिंटिंग पढ़ाई जाएगी, टेक्सटाइल प्रिंटिंग। तो फ्लो चार्ट समझना बहुत ज़रूरी है। फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग ही हम स्टेप वाइज स्टेप प्रोसेस को करेंगे। तो इसमें आपका मर्सराइजेशन आपके सिलेबस में नहीं है, आपको केवल 4 टॉपिक पढ़ना है। इससे 15 नंबर का क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम सिंजिंग देखते हैं। सिंजिंग के बाद डिसाइजिंग के बाद स्कवरिंग के बाद ब्लीचिंग के बाद मर्सराइजेशन होता है। मर्सराइजेशन के बाद ही कपड़ा आपका या तो डाइंग होगी या प्रिंटिंग होगी, ठीक। तो ये क्या है, प्रिपेटरी प्रोसेस है। डाइंग करने के पहले का प्रोसेस, इसी को बोलते हैं प्रिपेटरी प्रोसेस। इसके बाद ही आपका कपड़ा या तो डाइंग होगा या फिर प्रिंटिंग होगा, ठीक है। तो आपको सिंजिंग पढ़ाया जा चुका है। आज हम जो अध्ययन करेंगे वो डिसाइजिंग के बारे में अध्ययन करेंगे। डिसाइजिंग क्या होती है, इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है, कितने टाइप्स की होती है, इन सब चीज़ों को आज हम देखेंगे, ठीक। तो सबसे पहले हम डिसाइजिंग का ऑब्जेक्ट देखते हैं। डिसाइजिंग क्या होती है, तो सबसे पहले हम इसका ऑब्जेक्ट देखेंगे। तो इसका जो ऑब्जेक्ट है, सभी का ऑब्जेक्ट जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो टू रिमूव द साइड मटेरियल एंड इट्स impurity from the fabric, ठीक है। तो टू रिमूव द साइज मटेरियल एंड इट्स इम्प्योरिटीज फ्रॉम द फैब्रिक। कहने का तात्पर्य है कि जो साइज मटेरियल है वो फैब्रिक और इम्प्योरिटीज है फैब्रिक से हटाना ही डिसाइजिंग कहलाता है, ठीक है। तो ये आपका डिसाइजिंग है। देखिए शब्दावली से भी यहाँ से स्पष्ट है, शब्दावली से स्पष्ट है कि साइज मटेरियल को हटाना ही डिसाइजिंग कहलाता है। डिसाइजिंग मतलब साइज मटेरियल को हटा देना ही डिसाइजिंग कहलाता है, ठीक है। तो साइज मटेरियल इसमें हम लोग हटाते हैं। अब आपके दिमाग में ये भी क्वेश्चन होगा कि अगर सर साइज मटेरियल को ना हटाएं, उसके डाइंग का प्रोसेस के लिए आगे के लिए रेडी कर दें तो क्या होगा। इससे क्या होगा, अनइवन डाई होगी, इवन डाइंग होगी, या फिर कहीं पे लाइट शेड आएगा, कहीं पे डार्क शेड आएगा, और टाइम टेकन होगा, बहुत ज़्यादा समय लगेगा, टाइम टेकन होगा। तो इससे या फिर ड्रॉबैक है, इसलिए हम लोग साइज मटेरियल को हटा देते हैं। अब कहेंगे कि सर साइजिंग हम लोग करते क्यों हैं। फिर साइजिंग आपने जब आप FMP पढ़ रही थी, फैब्रिक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, तो वहाँ पे वार पेयान पे साइजिंग किए थे। क्यों किए थे, उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, फाइबर की क्वालिटी कम ना हो, इसलिए हम लोग वहाँ पे साइज मटेरियल का यूज किए थे। अब वहाँ पे वीविंग हो गई थी, वीविंग के बाद अब आपका कपड़ा डाइंग में आ गया है, तो इसलिए अब यहाँ पे इसको हम हटा देंगे। साइजिंग का काम वहाँ से ख़त्म हो गया। अब इसके बाद हम डिसाइजिंग प्रोसेस द्वारा हम साइज मटेरियल को हटा देंगे, ठीक। इसके बाद हम देखते हैं मेथड ऑफ डिसाइजिंग। मेथड ऑफ डिसाइजिंग, तो 3 मेथड से करते हैं हम डिसाइजिंग के जो मेथड है
मेथड ऑफ डिसाइजिंग। ठीक है, तो 3 मेथड से होता है डिसाइजिंग। पहला है हाइड्रोलाइट, दूसरा है ऑक्सीडेटिव, तीसरा है नोवेल मेथड। ठीक है, नोवेल मेथड। तो हाइड्रोलाइट में आपका है रॉट स्टिक, इसी में आता है आपका एक एसिड स्टिक और इसी में आता है एंजाइम। ठीक है, एंजाइम। ऑक्सीडेटिव में आपका आता है क्लोराइड, क्लोरीन और ब्रोमाइड। ठीक है, क्लोराइड, क्लोरीन और ब्रोमाइड। इसमें आपका आता है नॉवेल में सॉल्वेंट। दूसरा है लो टेम्परेचर प्लाज्मा ट्रीटमेंट, लो टेम्परेचर प्लाज्मा ट्रीटमेंट और डिसाइजिंग 2000। ठीक है, ये आपका क्लासिफिकेशन है मेथड ऑफ डिसाइजिंग का। 3 प्रकार के होते हैं, हाइड्रोलाइट, ऑक्सीडेटिव और नोवेल मेथड। ये 3 प्रकार के होते हैं। इसमें आता है एक रॉट स्टिक, एसिड स्टिक, एंजाइम स्टिक। उसके बाद है क्लोराइड, क्लोरीन और ब्रोमाइड। और नोवेल मेथड में आपका सॉल्वेंट आता है, लो टेम्परेचर प्लाज्मा ट्रीटमेंट आता है और तीसरा आता है डिसाइजिंग 2000। ठीक है, तो इन तीनों चीज़ों में ये क्लासिफिकेशन है। तीनों में सबसे इम्पॉर्टेंट यही है, रॉट स्टिक, एसिड स्टिक और एंजाइम। यही आपका क्वेश्चन आता भी है और यही चीज़ें पढ़ाई भी जाती हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें क्लासिफिकेशन थी या फिर एमटेक में या बीटेक में बीटेक के सिलेबस में है, इस वजह से आपको यहाँ पे नहीं डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, तो हम सबसे पहला आप देखते हैं रॉट स्टिक। सबसे पहला हम रॉट स्टिक के मेथड से डिसाइड करते हैं फैब्रिक के। रॉट का तात्पर्य ये है, रॉट का शाब्दिक अर्थ है या रॉट की मीनिंग होती है सड़ाना। सड़ा करके साइज मटेरियल को हटाना ही रॉट स्टिक कहलाता है। रॉट स्टिक, ठीक है, रॉट का मतलब ही होता है सड़ाना। तो हम इसमें जो टेम्परेचर लेते हैं, टेम्परेचर इसमें 40 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और इसमें जो टाइम लगता है ये आपका 24 आवर। ठीक है, टाइम 24 घंटे और टेम्परेचर इसका जो होता है 40 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसमें जो केमिकल की अगर कोई पूछे कोई केमिकल लगता है तो आप कहेंगे कोई भी केमिकल की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये वाटर में ही हो जाता है। ठीक, अब हम देखते हैं इसके प्रोसेस को समझते हैं। इसकी पहले मशीन बनाते हैं, फिर वर्किंग प्रोसेस को समझेंगे। तो इसमें जो मशीन बनती है ये आपका एक बाउल होता है। ठीक है, फैब्रिक आपका यहाँ गाइड रोलर के माध्यम से आता है। यहाँ पे पाइपिंग मंगल लगे होते हैं, गाइड रोलर की सहायता से पास हो जाता है फैब्रिक। ठीक है, यहाँ से आपका फैब्रिक आता है। ठीक, और यहाँ पे डिसाइज फैब्रिक प्राप्त हो जाता है। डिसाइज फैब्रिक मिल जाता है। ठीक है, ये आपका जो टेम्परेचर होता है 40 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये आपका पैडिंग मंगल है, पैडिंग मंगल है। ठीक, ये जो रोलर है इसी को पैडिंग मंगल बोलते हैं। ठीक, और ये आपका जो है गाइड रोलर है, गाइड रोलर है। ठीक, यहाँ पे ये डिप रहेगा। पैडिंग मंगल में आपका हॉट वाटर रहेगा जिसका टेम्परेचर लगभग 40 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यहाँ से फैब्रिक आता है, गाइड रोलर की सहायता से पास होता है।
पैडिंग मंगल लगे होते हैं जो इसको प्रेस करते हैं। इसके बाद ये फैब्रिक आगे पास होता है। इसके बाद हम एक रोलर पे यहाँ पे लपेट लेते हैं। एक रोलर होता है, उसी के ऊपर वाउंड कर लेते हैं। इस तरीके से वाउंड कर लेते हैं। वाउंड करने के बाद हम इसको 24 घंटे के लिए, इस फैब्रिक को 24 घंटे के लिए हम लोग एक मोटर के माध्यम से इसको रोटेट करते रहते हैं। तो 24 घंटे में फैब्रिक पूरी तरीके से जो साइज मटेरियल होते हैं वो सड़ जाते हैं और वॉश करने पे सब निकल जाते हैं। तो 24 घंटे के लिए इसको राउंड पे लगाते हैं मोटर के माध्यम से। इसको एक रोलर पे राउंड कर लेंगे, वाउंड कर लेंगे। वाउंड करने के बाद इसको हम मोटर के माध्यम से रोटेट कराते रहते हैं। जिसकी वजह से रोटेट क्यों कराते हैं, अगर इसको एक जगह पे रख दिया जाएगा तो कुछ जगह पे जो आपका ऊपर अपर पोर्शन रहेगा वहाँ पे ड्राई हो जाएगा और नीचे वाला पोर्शन वेट रहेगा। तो इससे बहुत अच्छा डिसाइजिंग नहीं हो पाएगी, कहीं अनइवन डिसाइजिंग हो जाएगी। इस वजह से इसको राउंड कराते रहते हैं। ठीक है, तो हम अब इसके एडवांटेज को देखते हैं। रॉट स्ट्रिप का एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है। जो क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में वो आपका केवल पूछेगा एक्सप्लेन द डिसाइजिंग प्रोसेस एंड इट्स एप्लीकेशन। ठीक है, ये आपका एक स्पेशल टॉपिक नहीं बनाएगा कि डिस्क्राइब द रॉट स्ट्रिप या डिस्क्राइब द एसिड स्ट्रिप या डिस्क्राइब द एंजाइम स्ट्रिप। ठीक, इसके बाद हम देखते हैं एडवांटेज क्या है रॉट स्ट्रिप का। एडवांटेज क्या है रॉट स्ट्रिप का। ठीक है, तो इसमें पहला एडवांटेज यही है, केवल एक ही है, किसी भी केमिकल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कोई भी केमिकल की ज़रूरत नहीं पड़ती है, पहला एडवांटेज यही है। अब इसके बाद हम देखते हैं इसके डिसएडवांटेज क्या है। डिसएडवांटेज क्या है, रॉट स्ट्रिप के डिसएडवांटेज क्या है। तो पहला है टाइम टेकन होता है, टाइम टेकन होता है। दूसरा है इसका डिसएडवांटेज, प्रोसेस इसका बहुत बड़ा होता है, यानी कि इसका प्रोसेस बहुत लंबा होता है। और तीसरा है आपका इसमें बहुत ज़्यादा एरिया की ज़रूरत पड़ती है। इस प्रोसेस में बहुत ज़्यादा एरिया का मतलब जगह की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, और चौथा प्रोसेस है काफ़ी लंबे समय तक, लगभग 24 घंटे तक वाटर में वेट होने की वजह से, वाटर में मतलब पानी में गीला होने की वजह से इस पर मिल्ड्यू का अटैक हो सकता है। मिल्ड्यू या बैक्टीरिया का मिल्ड्यू का अटैक हो सकता है, जिससे फैब्रिक नष्ट हो सकता है। ठीक है, या डैमेज हो सकता है। तो इसके 4 डिसएडवांटेज हैं और एक एडवांटेज है। यह जो प्रोसेस है, अगर इसका वर्किंग प्रोसेस लिखना है तो इसमें आप लिखेंगे यह जो प्रोसेस है बहुत ही प्राचीन है, बहुत ही एंशियंट है। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा समय लगता है, इसमें 40 डिग्री टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है और इसको हम 24 घंटे के लिए मोटर के माध्यम से रोटेट कराते रहते हैं। उसके बाद आपको डिसाइज फैब्रिक प्राप्त हो जाता है। ठीक, इसके बाद हम देखते हैं एसिड स्ट्रिप। एसिड स्ट्रिप को देखते हैं। एसिड स्ट्रिप को हम देखते हैं। एसिड स्ट्रिप, इसमें क्या होता है, डाइल्यूट H2SO4, डाइल्यूट H2SO4 और डाइल्यूट HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, इसकी मात्रा बहुत ही डाइल्यूट होती है, कंसंट्रेशन नहीं होती है। आपको पता है कंसंट्रेटेड 75% H2SO4 में कॉटन डिजॉल्व हो जाता है। इस वजह से कंसंट्रेटेड H2SO4 अगर लेंगे हम तो क्या होगा, फैब्रिक आपका डिजॉल्व हो जाएगा उसी में, या फैब्रिक डैमेज हो जाएगा। जिस वजह से हम लोग डाइल्यूट एसिड का यूज करते हैं, कंसंट्रेटेड एसिड का यूज नहीं करते हैं, क्योंकि एसिड के प्रति बहुत ही कॉटन फैब्रिक बहुत ही सेंसिटिव होता है। इस वजह से बहुत ही डाइल्यूट मात्रा में हम लोग एसिड का यूज करते हैं। ठीक है, इसका जो डायग्राम है इसको बनाते हैं हम गाइड रोलर के माध्यम से। ये आपका पैडिंग मंगल है,
फैब्रिक पास होता है। उसके बाद यहाँ पे एक बॉक्स होता है। बॉक्स में आपका परफोरेटेड रोलर लगे होते हैं, परफोरेटेड रोलर लगे होते हैं, जिसके माध्यम से फैब्रिक पास होता है। बाद में इसको हम वाउंड कर लेते हैं। ठीक, ये आपका वाटर है। वाटर में आपका 0.5 से 1% मिनरल एसिड होता है, मिनरल एसिड होता है। ठीक है, 0.5 से 1% मिनरल एसिड होता है। इसका टेम्परेचर होता है 30 डिग्री सेंटीग्रेड। ये आपका परफोरेटेड रोलर होता है, परफोरेटेड रोलर होता है। ठीक है, ये आपका पैडिंग मंगल है, पैडिंग मंगल है। ये आपका गाइड रोलर है। ठीक, गाइड रोलर है। ये आपका बाउल है, बाउल में आपका पैडिंग मंगल है। ठीक है, पैडिंग मंगल से आपका फैब्रिक पास होगा, परफोरेटेड रोलर के पास जाएगा। ये स्क्यूज करेगा, फैब्रिक को स्क्यूज करेगा, निचोड़ेगा जो भी केमिकल होंगे। उसके बाद कपड़े को वाउंड कर लिया जाएगा। यही आपका रिसाइज फैब्रिक मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं एंजाइमेटिक डिसाइजिंग क्या होती है, उसको समझते हैं। एंजाइम से कैसे हम डिसाइड करते हैं। एंजाइम से डिसाइड कैसे करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी रेसिपी को हम समझते हैं, बाद में एंजाइमेटिक डिसाइडिंग। एंजाइमेटिक डिसाइडिंग। ठीक, तो सबसे पहले एंजाइमेटिक हो गया। इसमें सबसे पहले एंजाइम लेंगे। एंजाइम के बाद हम इसका कंसंट्रेशन देखते हैं। कंसंट्रेशन ग्राम प्रति लीटर लेंगे। उसके बाद टेम्परेचर और फिर पीएच मान को देखते हैं। ठीक, तो एंजाइम में पहला एंजाइम है माल्ट एक्सट्रैक्ट। माल्ट एक्सट्रैक्ट, माल्ट एक्सट्रैक्ट, इसका कंसंट्रेशन होता है 3 से 20 और इसमें जो टेम्परेचर होता है 50 से 60 डिग्री। इसका जो पीएच मान होता है 6 से 7.5। ठीक है, उसके बाद है पैनक्रियाटिक। पैनक्रियाटिक एंजाइम है। ये आपका कंसंट्रेशन 1 से 3 होता है ग्राम प्रति लीटर। इसमें जो टेम्परेचर होता है 50 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और इसमें जो आपका पीएच मान होता है 5.5 से 7.5 के बीच में होता है। ठीक है, 5.5 से 7.5 के बीच होता है। इसके बाद आपका तीसरा आता है बैक्टीरियल। बैक्टीरियल एंजाइम। इसमें जो होता है कंसंट्रेशन इसका 0.5 से 1 ग्राम प्रति लीटर होता है। इसमें जो टेम्परेचर होता है 40 से 70 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, और इसमें जो एंजाइम का यूज करके पीएच मान जो होता है इसका 5.5 से 7.5 के बीच में। ठीक है, तो ये आपका एंजाइम की रेसिपी हो गई। इसमें जो एंजाइमेटिक डिसाइजिंग होता है कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है और पीएच मान पे डिपेंड करता है। माल्ट एक्सट्रैक्ट, ये तीन है एंजाइम आपका। ऐसा नहीं कि तीनों से कराना पड़ेगा। अगर आप माल्ट एक्सट्रैक्ट से कर रहे हैं तो इन दोनों को यूज नहीं करेंगे। आपको तीनों में से किसी एक के माध्यम से डिसाइजिंग कराना है, आपको जो बेटर लगे। इसमें क्या है 3 से 20 कंसंट्रेशन है, 50 से 60 डिग्री टेम्परेचर है और पीएच मान 6 से 7.5 है। पैनक्रियाटिक में अगर कर रहे हैं तो आपका 1 से 3 ग्राम प्रति लीटर इसका कंसंट्रेशन है, 50 से 60 डिग्री टेम्परेचर है, पीएच मान 5.5 से 7.5 के मध्य है। ठीक है, इसी प्रकार से एंजाइम डिसाइजिंग का ये रेसिपी है। अब हम देखते हैं इसकी मैकेनिज्म को या इसकी मशीन को पहले समझते हैं, फिर उसके बाद वर्किंग प्रोसेस को समझते हैं।
सबसे पहले एक बाउल लेते हैं, इसमें आपका हॉट वाटर होता है, हॉट वाटर है, ठीक। यहाँ फैब्रिक आया, हॉट वाटर के माध्यम से पास हुआ, यहाँ पे आया, पाइपिंग मंगल लगे हैं, एंजाइम है इसमें। उसके बाद फैब्रिक विंच मशीन है, इस टाइप की विंच मशीन बनती है, आप बनाइएगा ऐसे ही। आपको ये डायग्राम भेजा जा चुका है, उसके माध्यम से ये आप बना सकते हैं, ठीक है। फिर आपका कपड़ा है वॉशिंग के लिए, इसमें क्या है, हॉट वाटर है, ये आपका फैब्रिक है, और यहाँ पे आपका एंजाइम है, एंजाइम है, और ये आपका 5 मिनट ड्वेल टाइम इन विंच मशीन। ये आपकी विंच मशीन है, डाइंग में आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। इसमें 5 मिनट के लिए रुकता है, ड्वेल मतलब रुकना होता है। 5 मिनट के लिए कपड़ा यहाँ पर विंच मशीन में रुकता है, और यहाँ पे एक पार्ट होल होता है, पार्ट होल। यहाँ पे फैब्रिक रोप फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। इससे पहले फैब्रिक विड्थ फॉर्म में, ओपन फॉर्म में आता है, और यहाँ पर पे होल के माध्यम से जब गुजरता है तो फैब्रिक रोप फॉर्म में, रस्सी फॉर्म में, इसकी विड्थ कम हो जाती है, मतलब ना के बराबर रहती है, रोप फॉर्म में गुजरता है। इसकी ड्वेल टाइम अगर पूछ ले कोई तो 5 मिनट है, ठीक है। इसके बाद फैब्रिक रोप फॉर्म में यहाँ पे आता है, इसके बाद यहाँ पे इसकी वॉशिंग होती है, वॉशिंग मशीन है, ठीक है, वॉशिंग मशीन। इसके बाद आपका ये यहाँ पे डिसाइज फैब्रिक प्राप्त हो जाता है, डिसाइज फैब्रिक आपको मिल जाता है, ठीक है। ये आपका लास्ट में सबसे डिसाइज फैब्रिक है, ठीक है। तो यहाँ पे हॉट वाटर है, हॉट वाटर में के माध्यम से आपका फैब्रिक पास होता है। उसके बाद यहाँ पे एंजाइम लगा है, कोई भी एक एंजाइम जो आपको समझ में आए उस एंजाइम का यूज करिए। 3 एंजाइम बताए गए हैं, मल्टीस्टेट, पैनक्रियाटिक, बैक्टीरियल। उसके बाद आपका कपड़ा पॉट होल के माध्यम से यहाँ पर आता है, या इसको नाम दे सकते हैं ए बी सी, इसको डी, इसको ई नाम दे सकते हैं, ठीक है। पॉट होल ई के माध्यम से रोप फॉर्म में होता है। इसकी ड्वेल टाइम 5 मिनट होती है। इसके बाद फैब्रिक वॉशिंग मशीन में आता है, वॉश होने के बाद आपका फाइनली आपको डिसाइज फैब्रिक मिल जाता है, ठीक है। तो ये आपका डिसाइजिंग प्रोसेस कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम अगले टॉपिक में, अगले लेक्चर में अध्ययन करेंगे स्कवरिंग का। तो सबसे पहले अगर आपको प्रिपरेटरी प्रोसेस समझना है तो उसमें आपको प्रिपरेटरी प्रोसेस समझने के लिए आपका फ्लो चार्ट जो बताया गया है, डिसाइजिंग, सबसे पहले सिंजिंग, डिसाइजिंग, स्कवरिंग, ब्लीचिंग, इन सभी चीज़ों को समझना है। उसके बाद ही आपको ये प्रोसेस समझ में आ सकता है, क्योंकि आपको अभी इसके बाद केमिकल का यूज होना शुरू हो जाएगा, तो आपका केमिस्ट्री थोड़ी बहुत जाननी ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद हम आपको कल स्कवरिंग पढ़ाएंगे, स्कवरिंग के बाद ब्लीचिंग, उसके बाद के जो टॉपिक हैं डाइंग के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।